यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 2 का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले ये जान लेते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्या होता है। इसके लिए हम पहले देखेंगे हेरिडिटी। तो यहाँ पे जो हेरिडिटी है इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो हेरिडिटी क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ट्रेट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वाया जीन्स थ्रू दी रिप्रोडक्शन। तो ये जो ट्रेट ट्रांसफर होती है जीन के थ्रू हो जाती है और रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ पे ट्रेड जो है एक किस टाइप के होते हैं, ट्रेड का मतलब यहाँ पे मीनिंग होता है कैरेक्टर्स, और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कलर हो या कर्ली हेयर्स हो या आईबॉल का कलर हो, तो इस टाइप के अगर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पेरेंट में है तो वो जीन के थ्रू रिप्रोडक्शन के थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगी और उसी को यहाँ पे हेरिडिटी कहा जाता है। तो अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 एक साइंटिस्ट है जॉन ग्रीगर मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी के ऊपर स्टडी किया था, जेनेटिक के ऊपर स्टडी किया था, इसलिए इन्हें कहते हैं पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मीन्स इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी स्टार्ट किया था और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी प्लांट के ऊपर, जहाँ पे उनको कुछ ऑब्जर्व हुआ था कि ट्रेड जो है वो कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, और उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं और ये क्यों आते हैं। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1901 में रिसर्च किया था म्यूटेशन के ऊपर। मीन्स हेरिडिटी में कुछ चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज कर दी थी जिसे म्यूटेशनल थ्योरी कहते हैं। तो म्यूटेशनल थ्योरी में ह्यूगो डी वेरी साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था जो हेरिडिटी में चेंजेस आते हैं वो म्यूटेशन की वजह से आते हैं। तो म्यूटेशन किस टाइप का हो सकता है, ए डिलीशन टाइप का हो सकता है, एडिशन टाइप का हो सकता है, जो क्रोमोसोम और जीन में होता है। तो उसके बाद 1902 में और एक साइंटिस्ट है जो वॉल्टर एंड सतुन, तो उन्होंने ग्रासोपर के सेल के ऊपर स्टडी किया था और उनको ऑब्जर्व हुआ था सेल में कुछ पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जब उन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए थे ग्रासोपर के सेल में, तब उन्होंने उस डायरेक्शन में रिसर्च स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको उस जेनेटिक मटेरियल का नेचर के बारे में रिसर्च करना था, उसका नेचर जानना था। तो उन्होंने उसके लिए स्टडी स्टार्ट कर दिया, रिसर्च स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने रिसर्च में प्रूव भी कर दिया कि जो डीएनए प्रेजेंट है, सॉरी, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेल में पेयर्ड क्रोमोसोम, इसके ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट है। और ये जो जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या कर देता है, क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन है, तो ये क्रोमोसोम जब हेरिडिटी में क्या कर देगा, ये पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम जब ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पे क्या कर देगा, ये ट्रेट को भी ट्रांसफर कर देगा, जीन को ट्रांसफर कर देगा। देन उसके बाद 1944 में ओस्वाल्ड एवरी, मिकलैन मैक कैथरी एंड कोलिन मैकलियोड, ऐसे जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। सिर्फ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। देन उसके बाद 1961 में फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रैंकोइस जॉकोब एंड जैक मोनेट, इन्होंने एक थेरी और एक मॉडल प्रपोज कर दिया था जिसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस मॉडल। और प्रोटीन सिंथेसिस मॉडल के लिए उन्होंने बैक्टीरियल डीएनए यूज किया था, जिससे उनको पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसमें कुछ कोड्स है जेनेटिक कोड जो अनकवर थे। उन्होंने वहाँ पे इस प्रोटीन सिंथेसिस मॉडल को यूज करके वहाँ पे डीएनए में जो जेनेटिक कोड है उसको अनकवर कर दिया था। और इसके वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी मर्ज हो गई जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी इसका बहुत ही स्कोप है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके अगेंस्ट और उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट की जा सकती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके। बिकॉज यहाँ पे डीएनए को रिकॉम्बिनेट करके हम कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो या हेरिडेटरी डिसऑर्डर हो तो उसे क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का बहुत ही स्कोप है। तो उसके बाद ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है इसका और भी यूज था, जिसमें हाइब्रिड वैरायटी फॉर्म करने में यूज किया गया था इसको। फॉर एग्जांपल एनिमल की हाइब्रिड हाइब्रिड वैरायटी हो या प्लांट की हाइब्रिड वैरायटी हो, और जो इंडस्ट्री से जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही यूज हुआ था। तो ये जो डीएनए है, पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है और नेचर कैसा है। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज अ डीएनए। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसे हम डीएनए कहते हैं। तो ये जो डीएनए होता है कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बनता है, जिसमें आते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन की बेसिस, जिसमें आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और इसमें और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर होती है जो डीऑक्सी राइबोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और फॉस्फेट होता है जो दोनों मिलकर यहाँ पे डीएनए का बैकबोन बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें डीएनए की, तो ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो डबल हेलिक्स और ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है। बिकॉज जो डीएनए मॉलिक्यूल है कंपोस्ट होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल है एक डीएनए का। तो यहाँ पे एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक डीऑक्सीराइबो शुगर है और एक नाइट्रोजन बेस है। तो ये तीनों सब्सटेंस मिलके न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन जब बन जाती है तब वहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो डीएनए है, यहाँ पे जो डीएनए का बैकबोन है वो बन जाता है शुगर से, और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन बेसेस को एक साथ जोड़ देते हैं और लैडर फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा बैकबोन है जो फॉस्फेट से बना हुआ है, ये क्या कर देगा, नाइट्रोजन बेसेस को यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और यहाँ पे और एक लैडर होती है जो क्या, जिसके नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं और ये रन्स करते हैं अपोजिट टू ईच अदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यहाँ दोनों तरफ का इससे दो लैडर बन गई है, और यहाँ पे बीच में होगी न्यूक्लियोटाइड बेसेस। तो यहाँ पे बेस जो है ये क्या कर देगी, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से जो दो स्ट्रैंड है ये होल्ड होते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड में लिंक होके इस दो बैकबोन को यहाँ पे एक साथ रखा जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रैंड है ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो एक दूसरे से अपोजिट रन करते हैं दोनों स्ट्रैंड, और ये जो रन करते हैं तब ये ट्विस्ट हो जाते हैं और राइट हैंडेड कॉइल यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम आरएनए के बारे में, तो आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, जो बनता है राइबोज शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस में। तो डीएनए में हमने देखा वहां पे पेंटो शुगर थी जिसे हम डीऑक्सी पेंटो शुगर कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही फर्क होता है इसमें, जो यहाँ पे हो जो शुगर होती है और राइबो शुगर होती है, और वहाँ पे पेंटो शुगर होते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर होती है, और यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप होता है न्यूक्ली एंड नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इसमें एक ही सिर्फ डिफरेंट होता है डीएनए से। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो था, लेकिन वहाँ पे थायमिन था, और यहाँ पे थायमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल का
नाइट्रोजन बेस आ जाता है। तो इसका रोल जो होता है वो बायोलॉजिकल रोल होता है, जहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें आरएनए की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्रामेटिकली ये जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक हुए हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो है मेन 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो एम आरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट है आर आरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। थर्ड टाइप होता है टी आरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैसेंजर आरएनए है ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कुछ कोड्स प्रेजेंट है जो डीएनए से कॉपी हुए हैं ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। देन यहाँ पे जो आर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर क्या करता है, यहाँ पे राइबोसोम फॉर्म कर देता है, जिसमें 2 सब यूनिट होती है, जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू एम आर एन ए एंड टी आर एन ए। तो जो नेक्स्ट आर एन ए टी आर एन ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी आर एन ए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे क्या होता है क्लोलिप लाइक मॉडल है ये, जहाँ पे यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, जिसे एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट कहा जाता है, और यहाँ पे और एक एंड होता है जो एंटीकोडॉन एंड होता है, जहाँ पे वो कोडॉन के साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम एमआरएनए के बारे में बात करें तो ये इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, बिकॉज ये जो आरएनए होते हैं मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम डीएनए फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे डीएनए से कुछ कोड कॉपी किए होते हैं स्ट्रैंड के ऊपर ड्यूरिंग दी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तब उससे एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डीएनए के जो कुछ भी कोड है वो एमआरएनए पे कॉपी हो जाते हैं, और कॉपी होने के बाद ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए थ्रू दी न्यूक्लियस के ऊपर जो पोर होता है, न्यूक्लियो पोर के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं न्यूक्लियस से, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड का यूज होता है। तो ये सर्व करते हैं इंटरमीडिएटरी बिटवीन डीएनए और प्रोटीन। जो नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए कहते हैं, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, बिकॉज ये जो आरएनए होते हैं राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेम और लूप प्रेजेंट होते हैं। समटाइम हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये बनता है 2 सब यूनिट से। इसमें 1 सब यूनिट जो होती है जो स्मॉल सब यूनिट होती है, जिसका रोल होता है एमआरएनए को रीड करना, और जो लार्ज सब यूनिट होती है उसका रोल होता है एमिनो एसिड को ऐड करना पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। और इसका जो डायरेक्ट रोल होता है वो होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। देन नेक्स्ट जो है वो है टी आरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। वेरी स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है, जिसमें 3 लूप्स आते हैं, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके वजह से वहाँ पे क्या होता है लूप फॉर्म कर देता है, कुछ इस तरह से लूप बना देता है। तो यहाँ पे जो ये लूप है, यहाँ पे मिडल लूप, यहाँ पे एंटी कोडॉन्स होते हैं जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो एमआरएनए है 20 एमिनो एसिड के लिए 20 स्पेसिफिक एमआरएनए टीआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस।